guys and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we are here with the previous year paper of DFCCIL जो DFCCIL का for the post of executive SNT. This is the paper of 2016 जो 2016 में पेपर हुआ था. यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेटर अलाउड था क्योंकि आप देखेंगे टेक्निकल पार्ट में कई क्वेश्चन जैसे हैं जिनमें कैलकुलेटर के यूज के बिना सॉल्व नहीं हो सकता. इस बार 2021 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का पेपर है और 120 क्वेश्चन है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट या उससे भी कम टाइम हमें अलॉट करना है. तो इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ. नेक्स्ट वीडियो में वील ट्राई टू कवर द रेस्ट ऑफ द टेक्निकल पार्ट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द जीके वाला पार्ट जो इसका था यानी जनरल अवेयरनेस और लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो था. ठीक है, ये 3 पार्ट्स में हमने इस पेपर को लिया है. सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन था जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर से. ठीक है, तो इसमें इन्होंने लोड रेगुलेटर जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर की यूज होता है क्योंकि जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है दैट इज सेम. ठीक है, अगर मैं किसी सर्किट में इस तरह से जेनर डायोड को यूज कर रही हूँ, करेक्ट, इसको मैं रिवर्स में बेसिकली रिवर्स बायसिंग में यूज करती हूँ किसी भी सर्किट में. तो जेनर डायोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहता है दैट इज सेम. अगर मैं किसी भी लोड के अक्रॉस इसको अप्लाई कर देती हूँ तो जो मेरा यहाँ पर वोल्टेज रहेगा ना दैट विल बी सेम. ये जो इसका वोल्टेज होगा जेनर वोल्टेज होगा दैट इज सेम. तो ये वोल्टेज रेगुलेशन के काम आता है यानी कि वोल्टेज जो इसमें जाए उसको रेगुलेट करके भेजता है. इसमें ज्यादा वोल्टेज या कम वोल्टेज नहीं जा सकती है. तो अब इन्होंने यहाँ पर इसके आउटपुट के करंट और वोल्टेज रिक्वायरमेंट आपको क्वेश्चन में दिए हैं. जेनर डायोड का मिनिमम करंट भी दिया है यानी जो नी करंट होता है जेनर डायोड का वो भी आपको दिया हुआ है 2.5 एम्पियर. उसके अलावा मिनिमम वोल्टेज और इनपुट भी आपको दी हुई है. मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट पूछी है. तो इस केस में एफिशिएंसी होता क्या है, बेसिकली एफिशिएंसी इज नथिंग बट पावर ऑफ द लोड, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो अगर मुझे एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है एफिशिएंसी को, तो पावर एट द लोड शुड बी मैक्सिमम, दिस शुड बी मैक्सिमम एंड इनपुट पावर शुड बी मिनिमम. ठीक है, सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दी हुई है. मिनिमम वोल्टेज भी आपको दिया हुआ है इनपुट का, आपको इसका जो आउटपुट वोल्टेज और करंट रिक्वायर्ड है वो भी दिया गया है और जेनर डायोड का करंट भी दिया गया है. ठीक है, आप वैल्यूज पुट कर लीजिए और कैलकुलेट कर सकते हैं. आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं. हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो ऑलमोस्ट नियर 50% होती है. तो उसी तरह ऑप्शन से देखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं. करेक्ट आंसर इज 44%. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. दे आर आस्किंग यू फॉर द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क गिवन बिलो. तो ये एक आरसी नेटवर्क है, सिंपली आरसी नेटवर्क है. ट्रांसफर फंक्शन आप जानते हैं व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज. अगर मैं यहाँ पर इस कैपेसिटर को इन टर्म्स ऑफ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेती हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/CS. रेजिस्टेंस को R ही लिखेंगे. अगर मैं V0 पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसमें आप कोई करंट कंसिडर कर लीजिए I, ठीक है, वही दोनों में जा रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा मेरा I इंटू 1/CS और इनपुट वोल्टेज जो हो जाएगा देख लीजिए. इनपुट वोल्टेज अगर आप इस पूरे लूप में KVL लगा देंगे तो इनपुट वोल्टेज मेरा हो जाएगा I इंटू R प्लस 1/CS. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. देख के भी आप बता सकते हैं, जस्ट मैंने सॉल्व करके बता दिया. ठीक है, तो यहाँ से आप इसका LCM ले लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस RCS, 1/1 प्लस RCS, ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन. सो देव गिवन यू अ फंक्शन और ये पूछ रही कि किस फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो सारे फंक्शन की हम यहाँ बात कर लेते हैं. ये जो सारे ही फंक्शन दिए हैं ये फॉर लेस देन 0 तो 0 ही होंगे. ठीक है, ये लेस देन 0 के लिए यानी कि सारे ही कॉजल फंक्शंस हैं. अगर मैं बात करूं इंपल्स फंक्शन की, इंपल्स फंक्शन क्या होता है, ओनली एट t इज इक्वल टू 0, ओनली एट t इज इक्वल टू 0 इट इज हैविंग इनफाइनाइट वैल्यू. तो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूं वैल्यू की,
ठीक है, डेल्टा टी इट इज हैविंग वैल्यू इनफाइनाइट एट टी इज इक्वल टू 0, और उसके अलावा सारी जगह इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये एक सिंगल पल्स होता है, इम्पल्स होता है जो टी इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है विद द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। यूनिट स्टेप फंक्शन की अगर हम बात करें तो यूनिट स्टेप फंक्शन भी आप लोग जानते हैं कि ये t लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ut डज नॉट एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 0, और फॉर t ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 टाइम के बाद, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 इट इज हैविंग वैल्यू 1, सारे पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 1 रहती है। वेयर एज इन रैम्प फंक्शन जिसका ये दिया हुआ भी है इन्होंने यहाँ पर, रैम्प फंक्शन में क्या होता है कि वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, बेसिकली लीनियर ग्राफ होता है इसका। तो अगर रैम्प फंक्शन की हम बात करें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 और फिर अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी t इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, t इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट द ग्राफ लुक्स लाइक, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हैं दिस इज rt इज व्हाट दिस इज फॉर रैम्प फंक्शन, करेक्ट। पैराबोलिक फंक्शन की आप बात करें तो पैराबोलिक फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इसका क्या होता है, t इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, t इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 4 होगी। इसका ग्राफ की अगर मैं बात करूं पैराबोलिक फंक्शन की, इट विल बी t स्क्वायर फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0, ठीक है, यानी कि सारी वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर हो जाएगी, करेक्ट। वेरी वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, राइट। मूविंग ऑन, ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स रियल और सिमेट्रिक है तो आइगन वैल्यूज विल बी रियल, ठीक है, आइगन वैल्यूज विल बी रियल, सो थंब रूल, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, जब मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है वी से इट इज सिमेट्रिक, और अगर उसके नेगेटिव के इक्वल होता है तो वी से इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, करेक्ट, ये आपको पता होगा, और कुछ बताने के इसमें है नहीं, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स इज इंसिडेंस मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये आपने नेटवर्क थ्योरी में जब ग्राफ थ्योरी पढ़ा होगा, जब आपने ग्राफ को उसको मैट्रिक्स बनाना पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंसिडेंस मैट्रिक्स जो होता है उसका जो मॉड्यूलस होता है दैट इज 0 फॉर क्लोज लूप, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, अगर ग्राफ थ्योरी नहीं भी पढ़ा है तो ये याद रखिए कि इंसिडेंस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज 0 फॉर अ क्लोज लूप, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके, देयर इज नो प्रूफ फॉर दिस, जस्ट रिमेंबर, करेक्ट। मूविंग ऑन, next question from digital electronics, in a decoder if the input lines are 4 then number of maximum output lines will be, ठीक है। तो डिकोडर के लिए आपने पढ़ा है कि फॉर अ n लाइन डिकोडर आउटपुट लाइंस कितनी होती है, 2 to the power n, ठीक है। आई हैव टोल्ड द लॉजिक ऑल्सो, जब मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स लिया उसमें आई हैव टोल्ड दिस इन डिटेल क्यों ऐसा होता है। अगर n इनपुट लाइंस है तो 2 to the power n आउटपुट लाइंस होंगी, ठीक है, क्योंकि n बिट्स को डिकोड करने के लिए n बिट्स को यूज करके कितने कोड्स बन सकते हैं, n बिट्स को यूज करके कितने पॉसिबल आउटपुट्स हैं, 2 to the power n, ठीक है। यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है, जस्ट पुट इट, इनपुट लाइंस 4 है तो आउटपुट लाइंस कितनी हो जाएंगी, 16, ठीक है, आउटपुट लाइंस आर गोइंग टू बी 16, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। Moving on, find the equivalent, another question of digital electronics from Boolean algebra। दे आपसे पूछ रहा है equivalent of the given expression। यहाँ पर मैं एक छोटा सा, मैंने Boolean algebra बहुत अच्छे से पढ़ाया है, I am going to tell it again। यहाँ पर आप, अगर आपको थ्योरम डायरेक्टली आती है, ए बी प्लस ए डैश की थ्योरम अगर आप लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम द बेसिक, ठीक है। मैं ए डैश के साथ बी डैश प्लस बी लिख देती हूँ, जिन लोगों को ये भी नहीं पता है, आई एम गोइंग टू टेल लिटिल बिट बेसिक हियर। a प्लस ए डैश यानी a प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, a प्लस a इंटू ए डैश यानी a मल्टीप्लाइड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है, यही मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। कोई भी टर्म है उसको मैं इंटू 1 तो लिख ही सकती हूँ ना, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। बी डैश में भी मैं a प्लस ए डैश को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या टर्म्स आ गई, a प्लस ए डैश बी डैश प्लस ए डैश बी प्लस ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू ग्रुप देम, ठीक है, कुछ टर्म्स को मैं ग्रुप कर देती हूँ। तो अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से आई एम टेकिंग ए कॉमन, ठीक है, मैं यहाँ से बी कॉमन, आई एम टेकिंग बी कॉमन, तो आई कैन राइट बी इंटू ए प्लस ए डैश, ठीक है। बाकी जो 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में से आई एम टेकिंग बी डैश कॉमन, राइट, आई कैन टेक बी डैश कॉमन, तो मेरे पास आ जाएगा ए डैश प्लस ए
प्लस ए डैश, करेक्ट, यही आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए यहाँ से आई ऑलरेडी टोल्ड यू a प्लस ए डैश इज गोइंग टू बी 1, करेक्ट, b इंटू 1 प्लस b डैश इंटू a डैश प्लस ए डैश अगेन, ठीक है, नंबर कॉम्प्लीमेंट, एक टर्म और उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड होके 1 हो जाएगा। सो व्हाट डू आई गेट अल्टीमेटली b प्लस b डैश अगेन ऐड होके क्या हो जाएगा 1, करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हेयर ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट आंसर वाज 1 हेयर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी, देखते ही आंसर होना चाहिए। टू रिड्यूस डिस्टॉर्शन क्या चीज यूज कर सकते हैं हम? टू रिड्यूस डिस्टॉर्शन वी यूजिंग इक्वलाइजर, ठीक है। सैम्पलर हम किस लिए यूज करते हैं? सैम्पलर वी यूजिंग फॉर सैम्पलिंग, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग, फॉर कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू सैंपल्स टू सेंड इट ओवर अ चैनल। मल्टीप्लेक्सर हम क्यों यूज कर रहे हैं? अगर हमारे को बहुत सारे इनपुट्स को एक मेनी टू वन सर्किट चाहिए, ठीक है, then we're using multiplexer। कंपैंडर हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू डू कंपैंडिंग, यानी कि जब हम रिसीव करेंगे सिग्नल को तो जो कंपैंडिंग करनी होगी तब यूज करेंगे। डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज इक्वलाइजर, करेक्ट, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, एक्टिव रीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 रीजन होते हैं ट्रांजिस्टर के, ठीक है, एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ, करेक्ट। क्या डिफरेंस होता है तीनों रीजन्स में? बायसिंग का डिफरेंस होता है, ठीक है। कट ऑफ में क्या बायसिंग होती है, सैचुरेशन में क्या बायसिंग होती है और एक्टिव रीजन में क्या बायसिंग होती है, करेक्ट। आप लोगों को ध्यान भी होगा, सैचुरेशन में सब फॉरवर्ड बायस होता है, कट ऑफ में रिवर्स बायस होता है। एक्टिव रीजन में क्या होता है? एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस, ठीक है, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ एनालॉग और ईडीसी, ठीक है। एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन is reverse bias। Moving on, next question देखिए, which of the following can be used in the lighting system for power interruptions, ठीक है। तो यहाँ पर SCR में आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में आपने पढ़ा होगा कि here by reducing a current, by reducing a threshold current I, holding current I, it can switch from conducting state to blocking state, this SCR, ठीक है, it switches from conducting state to blocking state। This switching can be done externally, which is the reason why this SCR is used in dimmer applications, ठीक है, जहाँ पर dimmer lights चाहिए होती हैं या फिर जहाँ power interruptions में यूज होता है वहाँ पर हम SCR को यूज करते हैं, क्योंकि इसके एक थ्रेशोल्ड करंट जो होता है जिसे हम होल्डिंग करंट बोलते हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस करके, उसको कंट्रोल करके इजीली हम इसे कंडक्टिंग स्टेट और ब्लॉकिंग स्टेट में स्विच कर सकते हैं, करेक्ट। करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3 SCR, राइट। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली हैज लीस्ट प्रोपगेशन डिले। तो जब आपने लॉजिक फैमिलीज पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा ECL का प्रोपगेशन डिले इज मिनिमम। बाकी जो यहाँ लॉजिक फैमिलीज दी है, CMOS बेसिकली इज हैविंग लीस्ट पावर डिसिपेशन, ठीक है, इसका जो पावर डिसिपेशन होता है दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू 0, ठीक है। सो दिस इज हैविंग लीस्ट पावर डिसिपेशन, दिस ऑल्सो यू रिमेंबर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम ही चीज पूछे इस बार। तो CMOS is having least power dissipation whereas ECL is having the least propagation delay, ठीक है। These are some key things about logic families, you can just remember them, right। Moving on, next question देखिए, magnitude of the steady state error in a closed loop control system depends on its open loop transfer function, ठीक है। steady state error होता क्या है? what is error? basically error is what? the difference between the response and the input, जो response है और input का difference है। अगर मैं steady state error की बात करूँ तो that is what? limit s tends to 0 et, ठीक है, इसी का ही अगर हम फाइनल वैल्यू देखते हैं तो दैट इज व्हाट? स्टेडी स्टेट एरर, करेक्ट। अब ये जो हमारा यहाँ पर ये डिपेंड करता है स्टेडी स्टेट एरर, इसका फॉर्मूला जब आप देखेंगे तो इसमें हम जो लूप फंक्शन जो हम ये कंसिडर करते हैं, इसमें वी कंसिडर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अगर हम क्लोज लूप का स्टेडी स्टेट एरर निकाल रहे हैं वी विल कंसिडर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट देखिए, सिंगल फेस फुल वेव मिड पॉइंट थायरिस्टर यूजेस 220/200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर विद सेंट्रल टैप, PIV पर थायरिस्टर विल बी। PIV के लिए आपने पढ़ा होगा, PIV फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर, PIV फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज VM, PIV फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 VM,
ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर फुल वेव मिड पॉइंट थायरिस्टर दिया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर दिया है, सेंट्रल टैप है, ठीक है, सेंट्रल टैप मतलब फुल वो ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज करके सेंट्रल टैपिंग से इसका वैल्यू निकाल के यू कैन जस्ट कैलकुलेट, ठीक है, 282.84 वोल्ट आंसर आपका आ जाएगा। करेक्ट, यू कैन जस्ट डू इट। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल की साइड से था क्वेश्चन, इसी वाली बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, पर ये जो बेसिक है ये पढ़ा होगा आपने। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए PIV की वैल्यू, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे लगाना था। मूविंग ऑन, अ ट्रांजिस्टर हैज हाउ मेनी लेयर्स ऑफ मटेरियल? वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। दो ही तरह के ट्रांजिस्टर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, PNP या NPN, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो BJT पढ़ते हैं, तो PNP या NPN है। नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी लेयर्स ऑफ मटेरियल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल नहीं पूछा है। देखो पहला ऑप्शन ये 2 दिया है, P और N दो गिन के 2 मार्क नहीं करना है। लेयर्स ऑफ मटेरियल पूछा है, 3 लेयर मैंडेटरी है, चाहे वो PNP हो चाहे वो NPN हो। तो करेक्ट ऑप्शन 3, आंसर 3 करेक्ट। मूविंग ऑन, कॉमन मोड वोल्टेज गेन डिक्रीज होगा तो CMRR। नाउ दिस CMRR, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब ओप एम्प पढ़ा होगा तो शुरू में ही पढ़ा होगा। कॉमन मोड रिजेक्ट रेशो, कॉमन मोड रिजेक्ट रेशो क्या होता है? ये कॉमन मोड रिजेक्ट रेशो, तो हम लोग पढ़ते हैं कि एक आइडियल ओप एम्प की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो आउटपुट वोल्टेज होता है, जब डिफरेंशियल वोल्टेज नहीं लगाया जाएगा इनपुट पे, तो आउटपुट वोल्टेज 0 होता है। पर फिर आपने पढ़ा होगा कि आइडियली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कुछ डिफरेंशियल गेन के अलावा, यानी जो गेन हम डिजायर करते हैं उसके अलावा एक और कॉमन मोड गेन भी आ जाता है ना, कॉमन मोड गेन भी आ जाता है। क्या होता है वो कॉमन मोड गेन? दैट इज आउटपुट कॉमन मोड, आउटपुट इन कॉमन मोड डिवाइडेड बाय इनपुट इन कॉमन मोड। करेक्ट, यानी कि जो ओप एम्प के इनपुट में नॉइज आ रहा है या कुछ आ रहा है, उसको उसके वजह से आउटपुट में कितना वोल्टेज मिल रहा है। नाउ दिस गेन शुड बी आइडियली लेस देन 1, ठीक है, ये लेस देन 1 होना चाहिए। CMRR जो होता है, CMRR हमें क्या बताता है, कॉमन मोड रिजेक्ट रेशो क्या बताता है कि हमारे जो ओप एम्प है उसका डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन का रेशो कितना है। तो अब ये जो CMRR है ये हाई होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। ये हाई कब होगा, ज़्यादा कब होगा? जब जो डिफरेंशियल गेन है, डिफरेंशियल गेन यानी जो हमारा डिजायर्ड गेन है, जब हम कुछ इनपुट दे रहे हैं उसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है वो कितना एम्पलीफाई हो रहा है, वो ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो कॉमन मोड गेन है, कॉमन मोड गेन का भी समझ लीजिए कि नॉइज की वजह से जो नॉइज एम्पलीफाई हो रहा है वो कितना गेन है, वो कम होना चाहिए। अब इसमें पूछा गया था कि कॉमन मोड वोल्टेज गेन, कॉमन मोड वोल्टेज गेन यानी जो ACM है ये डिक्रीज होगा तो CMRR हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। अगर बोलता है कि डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, अगर डिफरेंशियल वोल्टेज गेन डिक्रीज होगा तो CMRR डिक्रीज होगा, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन इंक्रीज होगा तो CMRR इंक्रीज होगा। करेक्ट ऑप्शन इंक्रीजेस, ऑप्शन 2 राइट। मूविंग ऑन, Which of the following coefficient is associated with unit ramp function? Very very easy question, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। पोजीशन एरर कोफिशिएंट जो होता है वो यूनिट इम्पल्स से रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी यूनिट स्टेप से रिलेटेड है। वेलोसिटी जो है वो रैंप से रिलेटेड है। एक्सेलरेशन जो है वो पैराबोलिक फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था रैंप के बारे में, तो ये स्टैटिक वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज रिलेटेड विद यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, दिस ऑफ कोर्स यूनिट रैंप, और ये जो है ये यूनिट पैराबोलिक बोल लीजिए इसको। यूनिट पैराबोलिक बोलने का कोई सेंस है नहीं, पैराबोलिक फंक्शन आप बोल सकते हैं इसको। दिस इज रिलेटेड विद पैराबोलिक फंक्शन, करेक्ट। ये हम लोग आप लोगों ने कैलकुलेट करना भी पढ़ा होगा कंट्रोल सिस्टम्स में, और नहीं तो इतना तो पढ़ा ही होगा कि कौन से फंक्शन, अगर कौन सा फंक्शन इनपुट है तो कौन सा कोफिशिएंट निकालते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फ्रॉम रूट लोकस, ठीक है। रूट लोकस जो प्लॉट करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। तो ये बोल रहा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, देव गिवन अस द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन K/S × S+4, और एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स पूछा है। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कितने एसिम्प्टोट्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए पोल्स ऑफ द फंक्शन, गिवन फंक्शन के कितने पोल्स हैं, यहाँ पर 2 पोल्स है, 0 एक भी नहीं है,
ठीक है, दो पोल्स हैं इसके, एक 0 पर है और एक -4 पे है, एक -4 पे है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, क्या पता, 2k+1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। ठीक है, ये जो k है इसको हम चेंज करते रहते हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो निकाल लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए p माइनस जेड इस क्वेश्चन में 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इसको। ठीक है, k का वैल्यू चेंज करते रहेंगे और हम एसिम्प्टोट्स का एंगल निकाल लेंगे। सबसे पहले k का वैल्यू 0 रख लेते हैं, k का वैल्यू 0 से शुरू होता है, k का वैल्यू 0 रखेंगे तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। फिर k का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 3 इंटू 180/2, तो आपके पास आ जाएगा 270 डिग्री। दो ही एसिम्प्टोट्स हैं इसके, क्योंकि दो पोल है। ठीक है, p माइनस जेड 2 है, दो ही एसिम्प्टोट्स होंगे, एंगल आपके पास आ गया 90 एंड 270। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आप याद रख सकते हैं, याद होगा आप लोगों को, नहीं भी याद है तो रिवाइज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेटवर्क टोपोलॉजी में बोल रहा है कि अगर दो ग्राफ्स सेम है, सेम इंसिडेंस मैट्रिक्स है उनका, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? अगर सेम इंसिडेंस मैट्रिक्स है दो ग्राफ्स का, तो हम उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, नाम से भी आप देख सकते हैं, आइसो मतलब सेम, ठीक है, मॉर्फिज्म मतलब कि स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो आइसोमॉर्फिज्म उसको बोलते हैं, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EMT का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करिए, इसमें नॉट ट्रू पूछा है। अगर आपने सही नहीं पढ़ा, पहले ही ऑप्शन को टिक कर देंगे कि हाँ बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारे बिल्कुल बेसिक लॉज हैं EMT के। ग्रेड D इक्वल टू रो वी, D इक्वल टू साइलन E और E इक्वल टू माइनस ग्रेड V, E इक्वल टू ग्रेड E वैसे भी कुछ सेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था कि नॉट ट्रू पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं आप। बाकी तीन जो है वो बिल्कुल बेसिक लॉज है EMT के। ठीक है, आप लोग को याद होंगे, नहीं भी याद है तो यहाँ से रिवाइज कर लीजिए। E इज इक्वल टू ग्रेड E, ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3। मूविंग ऑन, Which of the following can be considered as a recursive system? ठीक है, अब recursive नॉन रिकर्सिव सिस्टम क्या होता है? I'll tell you, एक छोटा सा डिटेल में मैं बता देती हूँ। रिकर्सिव सिस्टम वो होता है, ठीक है, रिकर्सिव सिस्टम देखिए, रिकर्सिव सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें जो आउटपुट होता है, आउटपुट, इट डिपेंड्स ऑन पास्ट आउटपुट, इट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट आउटपुट एंड ऑल्सो प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट। ठीक है, तो यानी ये प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करता है और पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पर आउटपुट की बात करूंगी तो वो मुझे शायद कुछ ऐसा दिखेगा, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ पास्ट आउटपुट्स, ठीक है, प्रेजेंट इनपुट्स एंड पास्ट इनपुट्स। ठीक है, इस टाइप का कुछ दिखेगा। अगर मैं बात करूं नॉन रिकर्सिव की, नॉन रिकर्सिव सिस्टम कौन सा होता है? तो नॉन रिकर्सिव सिस्टम जो होता है उसमें जो आउटपुट होता है, आउटपुट जो होता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स। यानी इसमें जो मेरा आउटपुट है वो केवल प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, वो पास्ट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरा आउटपुट कैसा दिखेगा, तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट्स। ठीक है, इसमें कोई भी पास्ट आउटपुट्स का रोल नहीं होगा। यही डिफरेंस है रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव में, यही पूछा गया था। पूछ रहा है किसको आप रिकर्सिव सिस्टम कंसिडर कर सकते हो, तो जिसमें मेरे पास्ट आउटपुट्स आ रहे हैं उसको मैं रिकर्सिव सिस्टम कंसिडर कर सकती हूँ। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। छोटा छोटा सा अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। बेसिकली कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अगेन इजी क्वेश्चन, थ्योरी। अकॉर्डिंग टू केली हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इजी ये है, ये थ्योरम ही है, इसमें कुछ बताने का है नहीं, सिंपल वही पूछा था, राइट। नेक्स्ट देखिए, इनपुट फंक्शन इन एनी ट्रांसमिशन इज सेड टू बी ट्रांसमिटेड विदाउट डिस्टॉर्शन। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं कि डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, तो डिस्टॉर्शन में क्या क्या चीजें होती है? पहली बात तो ये कि एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पर स्केलिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक स्केलिंग होनी चाहिए।
दूसरा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो इन टाइम जो ट्रांसमिट होना चाहिए वो सारे के सारे सैंपल्स ट्रांसमिट होने चाहिए, ठीक है। यानी मैं बोल सकती हूँ कि स्केलिंग इन टाइम भी होनी, शिफ्टिंग इन टाइम होनी चाहिए और स्केलिंग इन एम्पलीट्यूड होनी चाहिए। तो अगर डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ft माइनस डी मतलब कि सारे सैंपल्स, यानी कि जिस भी टाइम इंटरवल में सैंपल देखूँ वो अवेलेबल होना चाहिए और जो एम्पलीट्यूड है वो स्केल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन देख के भी इसको पता लगा सकते हैं। इसमें देखो एम्पलीट्यूड की स्केलिंग नहीं है, इसलिए गलत ऑप्शन है। इसमें ये फ्यूचर सैंपल ले रहा है, वी शुड ऑलवेज बी कंसिडरिंग पास्ट सैंपल, जिसमें फ्यूचर सैंपल्स ले रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। और इसमें इसने इनवर्स ले लिया, इसलिए गलत है। ऑप्शन बी इज द ओनली suitable option here, correct option here, right. Moving on, अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं maximum power that can be distributed to the load in the given circuit. Now see, if this kind of question comes this year, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इतना सारा कैलकुलेशन अगर easy नहीं है, अगर possible नहीं है विदाउट कैलकुलेटर, I would suggest you इस क्वेश्चन को आप मीनवाइल छोड़ दीजिए, मार्क फॉर रिव्यू करिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत टाइम ले लेगा, राइट। और उसके बाद भी आंसर आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या, आई विल एक्सप्लेन टू यू। दे आर आस्किंग यू मैक्सिमम पावर, इसमें कब जाएगा? मैक्सिमम पावर इन द लोड विल बी डिलीवर्ड जब इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इस सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। यानी सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा इस सर्किट का थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप इसको शॉर्ट कर देंगे, सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो कितना हो जाएगा 14। अब दीज वैल्यूज आर नॉट वेरी क्लियर, आई अज्यूमिंग ये 2 और 12 है, तो ये सीरीज में आ गया इन पैरेलल विद दिस 5 एंड प्लस 3। तो आप ये थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, इतना जब ये लोड रेजिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम पावर, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा? दैट वुड बी V स्क्वायर बाय 4RL। तो आप पहले थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, फिर यहाँ पर ये सब वैल्यूज पुट करिए, फिर कैलकुलेट कर सकते हैं आप आंसर। लेकिन अगर ये इस साल आता है ऐसा क्वेश्चन, ये कैलकुलेटर के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एंड में आपके पास टाइम बचता है तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फिर आप जो भी आपके आसपास लग रहा है ऑप्शन उसको टिक कर सकते हैं। करेक्ट, मैंने लॉजिक आपको बता दिया, यू कैन कैलकुलेट एंड चेक द आंसर। Right. Moving on, if all the elements in the circuit are carrying equal amount of current, then elements are said to be in series. ठीक है, ये मैंने अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली पढ़ाया है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। क्यों रहता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। करेक्ट, तो वही सिंपली पूछा गया था कि इक्वल अमाउंट ऑफ करंट है तो एलिमेंट्स सीरीज में होंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इन अ मल्टीप्लेक्सर अगर 4 इनपुट लाइन है और एक आउटपुट लाइन है, मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट लाइन इज ऑलवेज फिक्स, ठीक है, आउटपुट लाइन 1 ही होगा, मैनी टू 1 सर्किट बोलते हैं इसको। इनपुट लाइन्स अगर 4 है तो सिलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी? अब मुझे ये बताइए, 4 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हाउ मेनी बिट्स डू यू नीड? तो देखिए यहाँ पे 4 को आई कैन राइट इट एज 2 to the power 2, करेक्ट। यानी कि कितनी सेलेक्ट लाइंस चाहिए मुझे? कितनी सेलेक्ट लाइंस अवेलेबल होंगी? 2 सेलेक्ट लाइंस। अगर मेरे पास सपोज 16 इनपुट लाइंस होती, ठीक है, 16 इनपुट लाइंस होती, आई कैन राइट इट एज 2 to the power 4। यानी मुझे कितनी बिट्स चाहिए? हाउ मेनी बिट्स डू आई नीड? आई नीड 4 बिट्स। लॉजिक क्या है इसका? n बिट्स को यूज करके यू कैन मेक 2 to the power n कॉम्बिनेशन। यूजिंग n बिट्स यू कैन मेक 2 to the power n कॉम्बिनेशन। जितनी बिट्स को हम यूज कर रहे हैं वही उतनी ही होंगी हमारी सेलेक्ट लाइंस, और जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है उतनी होंगी हमारी इनपुट लाइंस। अब अगर आपसे इनपुट लाइंस देके सिलेक्ट लाइंस पूछ रहे हैं तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर सिलेक्ट लाइंस देके इनपुट लाइंस पूछ रहे हैं तो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 2, ठीक है, नंबर 2 करेक्ट।
Next question again from digital electronics. Digital electronics very important topic for this exam. You can just check out my complete crash course that I have taken on digital electronics. It is available on my channel only, right? आप वो crash course check कर सकते हैं. It is very important for this exam. Number of questions from digital electronics बहुत ज़्यादा है, बहुत ही basic question पूछे गए हैं, तो आप उसको पूरा रिवाइज करके जाएंगे तो काफ़ी questions attempt कर सकते हैं उस एरिया से. ठीक है, मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन अ जे के फ्लिप फ्लॉप जे और के दोनों 1 है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप कैसे एक्ट करेगा? ठीक है, व्हेन जे एंड के बोथ आर 0, जब ये दोनों 0 होते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेट होती है हमारे फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है, वो नो चेंज होता है, यानी कि प्रीवियस स्टेट होती है. ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो हिस्ट्री होती है वही होती है. जब J1 और K 0 होता है तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है मेरा? फ्लिप फ्लॉप इज सेट. ठीक है, आउटपुट इज 1. करेक्ट. व्हेन J इज 0 एंड K इज 1 तो फ्लिप फ्लॉप मेरा क्या हो जाता है? रीसेट. रीसेट मतलब आउटपुट बिकम्स 0. करेक्ट. एंड व्हेन J इज 1 एंड K इज 1, जब दोनों के दोनों 1 हो जाते हैं तो क्या हो जाता है मेरा फ्लिप फ्लॉप वर्क्स एज टॉगल सर्किट. ठीक है, टॉगल सर्किट. टॉगल सर्किट की मतलब क्या है कि अगर आउटपुट पहले 1 था तो अब 0 हो जाएगा, पहले 0 था तो अब 1 हो जाएगा. राइट, दैट इज इट. सो करेक्ट ऑप्शन 3, टॉगल कंडीशन. Next question, if temperature increases conductivity of the semiconductor will increase. ठीक है, ये हम लोगों ने EDC में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग. रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस. इट इंक्रीजेस टिल अ पॉइंट और उसके बाद प्रॉपर्टी चेंज होती है. इनिशियली अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल इंक्रीज. करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, इन द फेज लीड कंपनसेशन नेटवर्क. नाम से ही बहुत क्लियर है आंसर, है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है. फेज लीड कंपनसेशन कर रहे हैं, ठीक है, फेज को लीड कराना चाह रहे हैं, तो फेज ऑफ आउटपुट विल लीड द फेज ऑफ इनपुट. लीड द फेज ऑफ इनपुट वोल्टेज. ठीक है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स 3 आउटपुट स्टेट्स. अगेन वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. ट्राई स्टेट बफर जो होता है वो 3 आउटपुट स्टेट्स ऑफर करता है. क्या आउटपुट स्टेट्स वो ऑफर करता है? एक करता है 1, एक करता है 0 और तीसरा क्या है? तीसरा आप सोच रहे होंगे तीसरा पॉसिबल क्या है डिजिटल में? हाई इम्पिडेंस. ठीक है, हाई इम्पिडेंस का मतलब क्या है कि नो चेंजेस पॉसिबल. करेक्ट. हाई इम्पिडेंस, हाई रेजिस्टेंस स्टेट, इट इज लाइक अ ओपन सर्किट. करेक्ट. तो 1, 0 एंड हाई इम्पिडेंस. ट्राई स्टेट बफर ऑफर्स 3 आउटपुट स्टेट्स. राइट. बाकी किसी के भी देखिए तो कुछ ऐसा जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि 3 आउटपुट स्टेट्स भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं. ठीक है, इफ श्योर शॉट वी वांट 3 वी हैव टू गो फॉर ट्राई स्टेट बफर. Correct. Moving on. Which of the following differential amplifier is used at the intermediate stage of an operational amplifier? Operational amplifier का, op amp का जब आपने full circuit देखा होगा, complete circuit देखा होगा, तो you must have seen this. It consists of a dual input unbalanced output amplifier. ठीक है, ये differential amplifier उसमें लगाया जाता है. आप पूरा उसका अगर सर्किट देखेंगे you will find it there. ठीक है, तो करेक्ट आंसर dual input unbalanced output, option A. Right. Moving on. What will be the time response expression for a unit step function 1 by s? Now here ये question इन्होंने clear नहीं किया है. They are asking you for time response expression. Now we do not know कि ये response यानी unit, ये impulse response पूछ रहे हैं इसका, या ये इसका inverse Laplace पूछ रहे हैं, या क्या कर रहे हैं ये यहाँ पर. ठीक है, तो they've given that unit step function के लिए they're asking you time response expression. तो most probably you can consider that they're asking you for inverse Laplace of this function. लेकिन फिर ये कैपिटल T वाला टर्म ये कहाँ से लाए हैं? सो आई डोंट नो. अगर ये यूनिट स्टेप का पूछ रहे हैं तो इट कैन बी 1 ऑल्सो. तो इसकी थोड़ा एम्बिगुअस था क्वेश्चन. अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई आता है आई वुड सजेस्ट उसको आप छोड़ दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस. ठीक है, ये लोग हम बिल्कुल शुरुआत में ही पढ़ते हैं. यूनिट स्टेप फंक्शन का जो Z ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज Z अपॉन Z माइनस 1. ठीक है, फॉर UT इट इज Z अपॉन Z माइनस 1. राइट.
Again, next question from EMT. According to Ampere circuital law, line integral of H. They are asking you about the line integral of H. ठीक है, closed line integral of H. ठीक है, closed line integral of H. It is equal to the current enclosed by that part. ठीक है, Ampere circuital law, very famous. ठीक है, सभी लोगों को आता होगा. Closed line integral of H. ठीक है, it is going to give you the current enclosed by the path, right? डबल 4 times हाफ कुछ नहीं होता, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पार्ट. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. वी हैव कवर्ड द फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ओनली, राइट, वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट 2/3 पार्ट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द थर्ड वीडियो, we'll be completing this paper. Okay, we'll also be taking the logical reasoning and GK questions from the paper. So just keep watching. If you find this video helpful, do share it with your friends. If you have not subscribed already, do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thank you so much for watching. Keep preparing and keep watching the Prep Buddy. Thank you.